सो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर किया था। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब कोई कंपनी पैसे मंगाती है तो उसमें इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर सब मिला के मंगाती है। तो उसी को हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं कि कितना इक्विटी के थ्रू मंगाया, कितना प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू मंगाया, कितना डिबेंचर्स के थ्रू मंगाया, उन सबको हम लोग मिला के ना कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, ये हमारा एक कैपिटल स्ट्रक्चर है। जैसे पैसा रेज किया तो इक्विटी कितना होगा, डिबेंचर कितना होगा, प्रेफरेंस कितना होगा, ये सब हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर हैं। तो अभी जो हमारा टॉपिक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करेंगे, और ये हमने पिछली क्लास में कर लिया है। तो मैं थोड़ा सा उसको एक बार रिकैपिचुलेट कर दूं जल्दी जल्दी। हमने पढ़ा था कि अगर मान लो बिजनेस के अंदर पैसा आने वाला है, हमें पता है कि कैश का फ्लो एबिलिटी बहुत अच्छी है, हम जब मन करे हम पैसा आ जाएगा पे करने के लिए, तो ऐसे में हम डिबेंचर भी रेज कर सकते हैं। मतलब डिबेंचर को ज्यादा रख सकते हो, क्योंकि आपके पास कभी ना कभी पैसा आ जाएगा तो आप आसानी से उसको पे कर पाओगे। फिर हमने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी पढ़ा था कि इंटरेस्ट रेशियो, जो कवरेज रेशियो है, ये जितना ज्यादा रहेगी उतना ही हमारे लिए रिस्क कम रहेगा। यानी कि अगर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो अगर हमारा इंटरेस्ट से ज्यादा होगा, यानी रेशियो अगर ज्यादा आएगी, तो इसका मतलब बिजनेस में रिस्क कम है, तो हम ज्यादा से ज्यादा डिबेंचर्स या लोन रेज कर सकते हैं। इसी तरह से डेट सर्विस कवरेज रेशियो भी हमने पढ़ा था कि जो कैश प्रॉफिट्स है जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेशन मस्ट बी इनफ टू सर्विस द डेट। तो मतलब जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है, जो हम प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं अपने डे टू डे काम से, वो ज्यादा होना चाहिए जो हमें इंटरेस्ट पे करना है उसके मुकाबले। तो इस डायग्राम में देख रहे हो, प्रॉफिट ज्यादा है और इंटरेस्ट कम है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप डिबेंचर ज्यादा रेज कर सकते हो, ठीक है। और अगर इसका उल्टा सिचुएशन है तो आप ज्यादा डिबेंचर रेज नहीं कर सकते, फिर आपको इक्विटी पे ज्यादा रिलाई करना पड़ेगा। इसी तरह से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितना ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रहेगा उतना ही आपको फायदा होगा, और आप कैपिटल स्ट्रक्चर को ज्यादा रख सकते हो। मतलब अगर आप ज्यादा कमा रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर आपकी कमाई ज्यादा है, तो आप आसानी से अफोर्ड कर सकते हो ज्यादा डिबेंचर रखना। लेकिन अगर इसका उल्टा हो गया, मान लो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है, तो आप फिर आपको डिबेंचर ज्यादा रेज करने की जरूरत नहीं है, आप इक्विटी से काम चला सकते हो। इसी तरह से हमने कॉस्ट ऑफ डेट भी पढ़ा कि आपको महंगा कौन सा पड़ रहा है। अगर आपको डिबेंचर महंगा पड़ रहा है तो आप इक्विटी ज्यादा रेज करोगे, इक्विटी ज्यादा महंगा पड़ रहा है तो डिबेंचर ज्यादा रेज करोगे। फिर मैंने टैक्स का भी बताया था कि कई बार क्या होता है कि जो हम डिबेंचर्स होते हैं ना, इसके ऊपर जो हम इंटरेस्ट देते हैं, ये हमारे टैक्स में छूट दिलाने में मदद करते हैं। तो अगर हमें ज्यादा छूट मिल रही है टैक्स से, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम डिबेंचर्स के थ्रू ज्यादा पैसा रेज करें, जिससे कि हमें प्रॉफिट ज्यादा हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज हो जाएगा हमारे लिए। फिर एक और है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये भी डिपेंड करेगा। और फ्लोटेशन कॉस्ट भी मैंने बता दिया था कि जब आप कोई शेयर्स को इशू करते हो तो उसमें खर्चा कितना लग रहा है। अगर आपका खर्चा ज्यादा लग रहा है तो आप दूसरा वाला चुन सकते हो ऑप्शन। और रिस्क कंसिडरेशन भी, अगर कोई बिजनेस ज्यादा रिस्क लेना चाहती है तो डिबेंचर ज्यादा रख सकती है, लोन ज्यादा रख सकती है। तो यहां तक तो हमने कर लिया था, मैंने फ्लेक्सिबिलिटी भी बता दिया था। अब 11th पॉइंट बता रहा हूँ, कंट्रोल। देखो, अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा कंट्रोल चाहती है तो फिर वो इक्विटी तो बिल्कुल नहीं लेना चाहेगी। और प्रेफरेंस में भी एक स्टूडेंट ने बताया था कि सर लगातार 2 बार अगर हम प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को डिविडेंड नहीं देंगे तो उनके पास भी वोटिंग राइट आ जाती है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स हम कोशिश करेंगे कि इक्विटी ज्यादा ना लें अगर हम बिजनेस के अंदर कंट्रोल चाहते हैं, और प्रेफरेंस भी कम ही लें, क्योंकि अगर हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को भी पैसे नहीं दिए तो वो भी, उनके पास भी वोटिंग राइट आता है अगले साल, कंटिन्यू अगर 2 साल नहीं लेते हैं। तो हम ऐसे में या तो हम डिबेंचर्स लेंगे या हम लोग लोन ले सकते हैं। ठीक है। फिर एक आता है, अब जो नया टॉपिक यहाँ से शुरू हो रहा है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। देखो, अगर हम देखें कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी डिसाइड करता है। जैसे आपको पता होगा, जब कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है या डिबेंचर्स इशू करती है, तो शेयर्स इशू करने से पहले उसको ना सेबी के पास नोटिस भेजना पड़ता है और बताना पड़ता है कि वो कितने कितने शेयर्स मंगा रही है। और सेबी ना उसके बैकग्राउंड को चेक करती है कि पिछला ट्रैक रिकॉर्ड क्या था, और उसमें मतलब देखती है कि कोई फ्रॉड व्रॉड तो नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रोस्पेक्टस में बढ़ा चढ़ा के इन्होंने प्रचार कर रखा हो। तो अगर सेबी के गाइडलाइंस मान लो किस तरह के हैं, वो भी डिसाइड करते हैं। तो सेबी ने क्या रूल बनाया है उसके हिसाब से भी आपको इशू करते समय आप इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स को रखना चाहेंगे। ठीक है। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? ये वाला पॉइंट क्लियर है? Yes, sir.
ठीक है, अब नेक्स्ट देखो स्टॉक मार्केट कंडीशन। देखो कई बार क्या होता है मार्केट में जब डिप्रेशन होता है ना कैपिटल मार्केट में, तो इन्वेस्टर्स रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि जब डिप्रेशन की ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें रिस्क ज्यादा नहीं लेता कोई भी, वो चाहता है कि सेफ रहे। तो ऐसे सिचुएशन में आप इक्विटी शेयर्स के थ्रू ज्यादा रेज करोगे ना, तो लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इक्विटी शेयर्स में रेट पहले से तय नहीं होता है। तो कोई भी पर्सन प्रेफरेंस शेयर्स लेना चाहेगा ज्यादा, या फिर डिबेंचर्स लेना चाहेगा। तो डिप्रेशन के समय हर एक बिजनेसमैन जो इन्वेस्टर है खास करके, वो उसकी यही कोशिश होती है कि रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स रहे या फिर इंटरेस्ट फिक्स रहे, वो रिस्क नहीं लेना चाहता। ऐसे में जब मार्केट सिचुएशन अच्छी नहीं होगी और डिप्रेशन का सिचुएशन चल रहा होगा, तो ऐसे में आपको ज्यादा डिबेंचर रखना चाहिए, ज्यादा लोन रखना चाहिए। और अगर मार्केट की सिचुएशन अच्छी है, मान के चलो मार्केट में सब कुछ ठीक चल रहा है, और तो ऐसे सिचुएशन पे आप इक्विटी शेयर्स ज्यादा रेज कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। ये एक और आखिरी पॉइंट है, इसमें भी आपको देखना पड़ता है कि बाकी कंपनियों का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। अगर जैसे मान लो आप किसी कंपनी को फॉलो करते हो, तो आप उसी कंपनी के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। जैसे मान लो आपके कोई कंपटीटर है सपोज करो, और उसी इंडस्ट्री में आपको compete कर रहा है, तो आप उसको भी फॉलो करना पसंद करेंगे कि उसने कैपिटल स्ट्रक्चर क्या रखा हुआ है, वो ज्यादा इक्विटी के थ्रू रेज कर रहा है या प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू रेज कर रहा है, तो आप उसको भी फॉलो करेंगे और उसी के हिसाब से आप भी चलना पसंद करेंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। तो ये तो थे बेटा फैक्टर्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये टॉपिक हमने, इसमें 14 फैक्टर्स थे, हमने सारे पढ़ लिए। अब लास्ट टॉपिक रह गया इस चैप्टर का। सबसे पहले देखो फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। आप सबको पता है फिक्स कैपिटल क्या होते हैं? फिक्स कैपिटल क्या होते हैं, कोई बताएगा मुझे? हाँ स्टूडेंट, एसेट्स वगैरह सर। ठीक है, आप कह सकते हो कि सर फिक्स कैपिटल वो कैपिटल होते हैं जिनकी मदद से हम एसेट्स खरीदते हैं। लैंड, बिल्डिंग, ये सारे फिक्स एसेट है हमारे। लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन है, व्हीकल है। ठीक है, और ये लंबे समय तक हमें मदद करते हैं, कई साल तक हमें कमाने में मदद करते हैं। तो दीज आर फिक्स कैपिटल, फिक्स एसेट्स यू कैन से। ठीक है, तो अगर आप देखो मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, अब एक और टर्म आता है, व्हाट इज मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। तो इट रेफर्स टू द एलोकेशन ऑफ फर्म्स कैपिटल टू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और एसेट विच विल हैव अ टर्म लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस इन द बिजनेस। तो मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर हम जो बिजनेस का कैपिटल है उसको एलोकेट कर देते हैं, जो कि लंबे समय तक हमें बिजनेस में फायदा देता रहेगा। तो अभी हम पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। जैसे अगर आप मान लो बिजनेस के अंदर फिक्स कैपिटल रखना चाहते हो, तो कौन कौन से फैक्टर्स आपके इस सोच को बदल सकते हैं या इसके वजह से आप डिसीजन में बदलाव कर सकते हो। जैसे सबसे पहले आता है नेचर ऑफ बिजनेस। आपकी बिजनेस किस तरह की है? अगर मान लो आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, मान लो कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है, तो उस कंपनी को बहुत ज्यादा फिक्स एसेट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कोई शॉप है, दुकान है, तो उसको ज्यादा फिक्स एसेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट से काम चला लेगी। तो यही चीज इसमें तय होता है कि अगर कोई फैक्ट्री है तो उसको बहुत ज्यादा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए होगा, फिक्स एसेट उसको चाहिए। और अगर कोई बिजनेस ज्यादा बड़ी बिजनेस नहीं है, तो फिर उसे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की जरूरत नहीं होगी। इज इट क्लियर? यस। दूसरा आता है स्केल ऑफ ऑपरेशन। आपकी बिजनेस कितनी बड़ी है? देखो अगर आपकी बिजनेस बहुत बड़ी है ना, तो आपको बहुत सारा फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। अगर आप इसमें फोटो में भी आप देख सकते हो, एक लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो लार्ज स्केल बिजनेस है, तो इसमें आप देखो कितने सारे एसेट्स की जरूरत होगी। आपको हर एक टेबल पे कंप्यूटर रखना पड़ेगा, और उसके बाद आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, बहुत बड़ी बिल्डिंग रखनी होगी, साफ सफाई का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको पैसा। जबकि जो स्मॉल बिजनेस है उसमें कम, उसमें भी काम चल जाएगा, आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, फिक्स कैपिटल ज्यादा नहीं पड़ेगी। तो ये एक दूसरा फैक्टर है जो हमारे रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। इफ वी आर रनिंग अ वेरी बिग लार्ज स्केल बिजनेस, will require lot of money, will require lot of fixed capital, but when it comes to small scale business we don't require lot of money। हमें ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती है और हम ज्यादा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं होता है हमारा। तो ये तो थे दो फैक्टर्स। तीसरा आता है चॉइस ऑफ टेक्निक।
देखो आप किस तरह का टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ज़्यादा मैकेनाइज़्ड और ऑटोमेटेड इंडस्ट्री है तो आपको बहुत ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी और अगर आप लो मैकेनाइज़्ड हैं और ऑटोमेटेड इंडस्ट्री नहीं है तो आपको ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देखेंगे जितनी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं जो ज़्यादा मैकेनाइज़्ड हैं, जो ज़्यादा ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं, उनको ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है? एट द सेम टाइम जो कंपनियाँ नॉर्मल होती हैं और इंडिविजुअल्स को ज़्यादा यूज़ करती हैं, उसमें फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपको टेक्निक भी मैटर करती है। तो हमने 3 चीज़ें पढ़ी जो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट में इफ़ेक्ट करते हैं। पहला हमने पढ़ा कि बिज़नेस कैसी है? अगर फैक्ट्री है तो ज़्यादा पैसा चाहिए, मतलब कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा चाहिए और अगर दुकान है तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कम चाहिए। फिर हमने पढ़ा स्केल ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन बिज़नेस कितनी बड़ी है? अगर लार्ज स्केल बिज़नेस है तो फिक्स्ड एसेट ज़्यादा चाहिए। स्मॉल स्केल बिज़नेस है तो देयर विल बी लेस फिक्स्ड कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड। तीसरा हमने पढ़ा टेक्नीक। अगर आप हाइली मैकेनाइज्ड बिज़नेस यूज़ करते हैं, ऑटोमेटेड इंडस्ट्री यूज़ करते हैं तो आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब अगर आपको फिर फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी और नहीं तो आपको नहीं पड़ेगी। फिर आता है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। इसमें क्या बताया गया है कि इसमें टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए बताया गया है कि अगर मान लो आपकी इंडस्ट्री बहुत जल्दी से आप अपग्रेड करते हो तो आप अक्सर देखना जो हमारे पुराने वाले एसेट्स होते हैं ना बहुत जल्दी से रद्दी हो जाते हैं, ऑब्सोलीट हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। आप देखते हो ना कई बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन बहुत ज़्यादा अपने आप को जल्दी-जल्दी अपग्रेड कर लेती हैं। कुछ बिज़नेसेस होती हैं जो अपने ना 2 से 3 साल में मशीन चेंज कर देती हैं तुरंत। क्यों? क्योंकि उनको एकदम अपडेटेड मशीन चाहिए होती है। तो ऐसी कंपनियाँ जिनको अपडेटेड मशीन की ज़रूरत होती है, वो कंपनियों को फिक्स एसेट बड़े-बड़े फिक्स एसेट रिक्वायरमेंट्स होते हैं। ठीक है? उनको हाई फिक्स एसेट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो जल्दी से अपग्रेड करते रहते हैं अपने एसेट्स को। और जो कंपनियाँ अपग्रेड नहीं करती हैं, मतलब पुराने एसेट्स को ही लेके चलाती हैं, उनको ज़्यादा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? तो आप देख ही सकते हो यहाँ पे स्क्रीन में जैसे मान लो आप अगर बहुत जल्दी से अपग्रेडेशन कर रहे हो, तो आपने देखा ही होगा आप एक कंप्यूटर खरीद के लाते हो और 1 या 2 साल के अंदर एकदम टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है और एडवांस कंप्यूटर आ जाते हैं। तो फिर आप उसको तुरंत चेंज करोगे तो आपको फिर पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, आपको फिर से एसेट खरीदना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको डिपेंड करता है कि आप किस तरह का कैपिटल स्ट्रक्चर चाहते हैं। मतलब अगर आप टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन चाहेंगे तो आपको फिक्स कैपिटल चाहिए, नहीं चाहेंगे तो नहीं चाहिए। क्लियर है? यस सर। फिर आता है बेटा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट देखो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट में बताया गया है कि अगर आप बिजनेस के अंदर बहुत जल्दी से बढ़ना चाहते हो, एक्सपेंशन करना चाहते हो, ग्रोथ करना चाहते हो, तो आपको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, हायर इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे आपको। तभी जाके आपकी बिज़नेस जो है तेज़ी से ग्रो कर पाएगी और एक्सपेंशन हो पाएगा। लेकिन अगर आप ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कम रखना चाहते हैं, आप ज़्यादा तेज़ी से ग्रो नहीं करना चाहते, तो आपको ज़्यादा एसेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कम एसेट्स में भी काम चला सकते हैं। तो higher the growth aspect you want, higher the fixed capital requirement will be there, and the low you want to have the growth in business, you will not require that much of fixed capital. तो इसमें ये है। फिर एक आता है डाइवर्सिफिकेशन। देखो ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो बिजनेस को डिसाइड करने में इफेक्ट करता है कि उसे फिक्स कैपिटल की जरूरत होगी या नहीं होगी। देखो डाइवर्सिफिकेशन में क्या क्या मतलब होता है डाइवर्सिफिकेशन का, कोई बताएगा मुझे? डाइवर्सिफिकेशन से आप क्या समझते हैं बेटा? एनीबॉडी? क्लास नहीं पता? देखो क्या होता है जैसे मान लो आप किसी ना एक अलग फील्ड में काम कर रहे थे और अचानक आपने प्लान किया कि किसी और फील्ड में भी आप जाना चाहते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। जैसे मान लो आप किसी दूसरे चीज में डील कर रहे हो और सडनली आपने डिसीजन लिया कि नहीं मैं इसमें डील नहीं करूंगा, मैं तो किसी और सब उससे बिजनेस भी चलाऊंगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्सिफाई करना बिजनेस को। जैसे मान लो कोको कोला है तो कोको कोला आप देखोगे, सपोज करो कोको कोला एक सॉफ्ट ड्रिंक है, मान लो कल को पेन पेंसिल बुक्स ये सब बनाने लग जाए, तो हम बोलेंगे कि कोको कोला ने अपने आप को डाइवर्सिफाई कर लिया। तो जब कोई कंपनी अपने आप को डाइवर्सिफाई करती है तो ऐसे में उसको बहुत फिक्स एसेट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है? तो यही बताया गया है यहाँ पे कि अगर कोई कंपनी अपने आप को डाइवर्सिफाई करेगी और नई सेगमेंट में चली जाएगी तो उसको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आईटीसी कंपनी ने डाइवर्ट कर लिया है अपने बिजनेस टू नोटबुक्स। आप देखोगे पहले अगर आप देखो आईटीसी जो है सिगरेट्स वगैरह बनाती थी, ठीक है, लेकिन उसने अपने बिजनेस को चेंज किया है, मतलब डाइवर्सिफाई कर दिया और आजकल जो है नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग करने लगी है अलोंग विथ उसका पहले का जो बिजनेस था सिगरेट का, आज भी सिगरेट बनाती है, लेकिन आज की डेट में वो नोटबुक्स वगैरह वाले फील्ड में भी चली गई है। और आप देखोगे बड़े बड़े होटल्स में भी शिफ्ट हो गई है। आप जाएंगे ना घूमने कहीं तो होटल वगैरह जो है आईटीसी के होटल्स होते हैं, तो इसने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया। तो इमेजिन करो जब आईटीसी को बहुत सारे होटल्स बनाने का डिसीजन लिया होगा, तो हर एक शहर में होटल बनाने का आपको कॉस्ट पता ही है, करोड़ों रुपए लगते हैं होटल बनाने में। तो जब इसने ये डिसीजन लिया होगा तो इसको हर शहर में, बड़े बड़े शहर में होटल बनाने होंगे, तो इसको अरबों रुपए लगे होंगे इसके। तो ऐसे में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज्यादा जरूरत पड़ती है। होटल बनाने के लिए इसको बिल्डिंग बनानी पड़ी होगी, ठीक है, उसके बाद उसको बहुत सारे उसमें बेड और भी बहुत सारा सामान होता है होटल में रखने के लिए, तो वो सारा चीज इसे खरीदना पड़ा होगा। तो इट वुड हैव रिक्वायर्ड लॉट ऑफ फिक्स एसेट। हेंस वी कैन से दैट कि डाइवर्सिफिकेशन करने से बहुत ज्यादा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। क्लियर है? यस सर। किसी बच्चे को कुछ पूछना है यहाँ तक? ये सारे पॉइंट्स हम वो पढ़ रहे हैं जिसके वजह से आपका फैसला बदल सकता है और आप या तो फिक्स कैपिटल लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई बिजनेस डाइवर्सिफाई करना चाहती है तो उसे ज्यादा फिक्स कैपिटल रखना ही होगा, भले वो चाहे या ना चाहे। फिर आ जाता है एक और मेथड ऑफ एक्वायरिंग फिक्स एसेट। देखो कई बार क्या होता है ना कि कई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ना हायर परचेज करती हैं या यूं कह लो लीज पे लेती हैं। लीज समझते हो? लीज कई बार आपने सुना होगा। लीज लीज क्या होता है? फाइनेंशियल लीज फाइनेंसिंग आपने सुना होगा, 11th क्लास में मैंने बताया हुआ है। यस सर। क्या होता है बताएं, ट्राई सर करें। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो एसेट वो ले सकते हैं, उसके बाद वापस करना होता है। बहुत बढ़िया। लीज जो है एक ऐसा तरीका है जिसमें ना हम कोई भी जमीन या जगह एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ले लेते हैं और उसका हम मालिक बन जाते हैं और उसको हम इस्तेमाल करने लगते हैं और हमें कोई टोकने वाला नहीं होता। लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है यानी उतने साल कंप्लीट हो जाते हैं, तो हम जो उसका असली मालिक है उसको दे देते हैं। ज्यादातर जो ये ईंट ब्रिक्स वगैरह बनते हैं ना बैंक ईंट में। के, हाँ बैंक वाले भी ले लेते हैं। और ब्रिक्स जो है और ये जो नेट टावर वगैरह आप देखते हो, कई लोगों का देखा होगा आपने, जमीन ले लेते हैं और उस पर टावर बना देते हैं और उसको लीज पे चलने देते हैं। तो ये लीज फाइनेंसिंग का तरीका है। तो अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हायर परचेज करती है या लीज वाला तरीका अपनाती है, तो उसको ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती होगी और वो ज्यादा कैपिटल जो है उसको ज्यादा नहीं लगाना पड़ता होगा। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट उसको ज्यादा नहीं है जरूरत। लेकिन अगर कोई कंपनी लीज को यूज नहीं करती, लीज फाइनेंसिंग नहीं करती है, तो ऐसे कंपनी को फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा बिजनेस को चलाने के लिए। तो इसीलिए आप देखते होंगे ये जो टावर्स होते हैं जैसे वोडाफोन का है या एयरटेल का है या जियो का है, तो ये लोग क्या करते हैं, लोगों से बात कर लेते हैं किसी के घर पे कि हम आपके छत के ऊपर टावर बना लेंगे और आप 15 या 20 साल तक आप इसके ऊपर घर नहीं बनाएंगे और हम आपको हर महीने 10-10 हजार रुपए या 15 हजार रुपए रेंट के तौर पे देते रहेंगे। तो कई लोग तैयार हो जाते हैं कि ठीक है चलो हमें भी 15 साल तक घर नहीं बनाना है ऊपर, आप इस पे टावर लगा लो। तो उससे उनको वो किराया भी मिलता रहता है, ज्यादा डिस्टर्बेंस भी नहीं होती और बिजनेस को भी फायदा है क्योंकि बिजनेस को ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, जमीन नहीं खरीदना पड़ता उसको। 10-10 हजार हर महीने किराया देते हैं तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इमेजिन करो अगर उसे जमीन खरीदना पड़ेगा तो एक ही बार 20-20, 30-30, 40-40 लाख लग जाएंगे, 50 लाख, 1 करोड़ जमीन के ऊपर है, तो कहाँ से इतना पैसा लाएगी। तो ये तरीका है जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर सकता है डिसीजन लेने में कि हमें फिक्स कैपिटल चाहिए कि नहीं चाहिए। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको। यस सर। फिर एक और आता है बेटा फैक्टर जो कैपिटल स्ट्रक्चर को मतलब फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को इफेक्ट कर सकता है, वो है कोलैबोरेशन। देखो कोलैबोरेशन का मतलब होता है कि जब आप ना कई लोगों के साथ मिल के काम करते हैं, जैसे आपस में कोलैबोरेट कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा एटीएम जो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स लगी हुई हैं पूरे नजफगढ़ में भी और पूरे इंडिया में। तो आपने देखा होगा जब हम बैंक से पैसे निकालते हैं तो हम किसी भी एटीएम में निकाल सकते हैं एक सर्टन लिमिट तक, ठीक है। तो एक एटीएम कंपनी दूसरे एक जो बैंक है
दूसरे बैंक को अलाउ कर देता है कि ठीक है आपस में कोलैबोरेट कर लेते हैं वो दोनों और एक सॉफ्टवेयर के थ्रू एक दूसरे को हेल्प करते हैं और जब हम अपना डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं पैसे निकालने के लिए, तो दूसरा एटीएम भी उसको कोऑर्डिनेट कर लेता है और पैसे दे देता है। तो इससे क्या होता है हर जगह आपको एटीएम लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप देखोगे नजफ़गढ़ में एसबीआई बैंक है, उसमें एक एटीएम है, उससे आगे जाओगे तो आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम मिलेगा, फिर पीएनबी का भी मिल जाएगा आगे चल के, तो ऐसे-ऐसे हर बैंक के आपको एटीएम मिल जाएँगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि कोई भी पर्सन कहीं भी कोई दूसरा एटीएम का भी इस्तेमाल कर सकता है और कोलैबोरेट हो सकता है। तो अगर कोई कंपनी कोलैबोरेशन करती है दूसरे कंपनी के साथ या दूसरे फर्म के साथ, तो ऐसे में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को घटाया जा सकता है। और इसका सही एग्ज़ाम्पल है एटीएम। ज़्यादा एटीएम होने से हर एक बैंक अपना-अपना एटीएम अगर अलग-अलग दूर-दूर खोलेगा, तो उसको हर जगह खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपस में शेयर कर लेगा। जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, तो वो कहेगा कि ठीक है नजफ़गढ़ में मैंने इस एरिया में खोल दिया है, आप दूसरे को खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा-सा दूसरी जगह कर लो, तो आपके कस्टमर हमारे यहाँ से निकाल लेंगे और हमारे कस्टमर आपके यहाँ से निकाल लेंगे पैसे। तो आपस में ये लोग बात करके कर लेते हैं, इससे इनका पैसा खुद का पैसा बच जाता है। इज़ इट क्लियर? तो अगर कोई बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन कोलैबोरेशन वाला तरीका अपनाती है, तो ऐसे में उसको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट की कम ज़रूरत पड़ेगी। इज़ इट क्लियर? यस सर। तो ये थे बेटे फैक्टर्स जो हमारे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है? ये 8 फैक्टर्स हैं जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। मैं एक बार इनको जल्दी-जल्दी बता देता हूँ और फिर आखिरी आज का टॉपिक करेंगे। देखो इसमें हम पढ़ रहे थे कि कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट लेने में अफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो पहला हमने पढ़ा कि बिज़नेस किस नेचर की है। अगर बहुत बड़ी बिज़नेस है तो फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए। जैसे कि अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए और अगर दुकान है तो फिक्स कैपिटल कम चाहिए। फिर हमने पढ़ा स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन में मतलब जो हम काम करते हैं वो कितना है। अगर हमारा स्केल ऑफ ऑपरेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बड़ी बिज़नेस है तो हमें ज़्यादा फिक्स कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर स्केल ऑफ ऑपरेशन बहुत छोटा है जहाँ हम काम करते हैं तो हमें फिक्स कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर टेक्नीक, हम कौन से टेक्नीक का इस्तेमाल करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर हम टेक्नीक मतलब अगर मान लो कि आप हाइली मैकेनाइज्ड टेक्नीक का इस्तेमाल करते हो तो आपको जो है ज़्यादा फिक्स कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी और अगर आप कम टेक्नोलॉज़ी लगाते हैं, कम ऑटोमेटिक मशीन्स लगाना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा फिक्स कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर है टेक्नोलॉज़ी अपग्रेडेशन। अगर आप टेक्नोलॉज़ी को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो फिर आपको ज़्यादा फिक्स कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हर समय मशीन बदलती रहती हैं और नई-नई टेक्नोलॉज़ी आती है, तो आपको फिक्स एसेट भी खरीदना पड़ेगा। और अगर आप न्यू टेक्नोलॉज़ी अपग्रेडेशन नहीं करना चाहते, तो आपको ज़्यादा बदलने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक आता है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। देखो आप ग्रोथ प्रोस्पेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट कितना ज़्यादा करना चाहते हैं। अगर मतलब आप ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करना चाहते हैं, तो आपको हायर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप ग्रोथ ज़्यादा नहीं करना चाहते और मतलब एस्पेक्ट आपका नहीं है ज़्यादा ग्रोथ करने का, तो आपको ज़्यादा फिक्स कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैंने डाइवर्सिफ़िकेशन भी बताया कि अगर आप एक फ़ील्ड में काम कर रहे हैं और आप दूसरे फ़ील्ड में घुसना चाहोगे, तो आपको बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आईटीसी का मैंने बताया, आईटीसी की कंपनी जो है पहले सिगरेट वगैरह बनाती थी, आजकल आप देखोगे तो नोटबुक भी बनाती है। तो अब क्योंकि इसने अपने दायरा को बढ़ा दिया है, तो इसको बहुत सारा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह से एक हमने पढ़ा लीज़ फाइनेंसिंग मेथड। आप एसेट को कौन से तरीके से प्राप्त कर रहे हो, एक्वायर कर रहे हो। अगर आप लीज़ फाइनेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं या हायर परचेज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत कम पड़ेगी। क्यों? क्योंकि लीज़ फाइनेंसिंग में बेसिकली क्या होता है, हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं किसी व्यक्ति के साथ कि हम आपकी ज़मीन का इतने दिन इस्तेमाल करेंगे और उसके बदले हम उसको किराया देते रहते हैं और हमें सस्ता पड़ता है। जैसे आप नजफ़गढ़ में जितने बैंक देखते हो, बैंक वालों का खुद का अपना ज़मीन नहीं है। उन्होंने किसी की ज़मीन ले रखी है और उसी के ऊपर उन्होंने घर बना रखे थे पहले, अब उसी को बैंक में कन्वर्ट कर दिया मॉडिफाई करके और उनको 50,000 60,000 महीने का किराया देते हैं। अगर इमेजिन करो अगर इन्होंने खुद के बैंक बनाए होते, ज़मीन खरीदे होते, तो अगर आप देखोगे रोड के सामने अगर ज़मीन लेंगे तो करोड़ों रुपए की ज़मीन है। तो उतने का तो जितना आज तक इन्होंने किराया नहीं दिया उतने की तो ज़मीन पड़ेगी, घर बनाएँगे सो अलग। और क्या पता आगे चल के वो हटाना पड़ा तो उनका सारा वेस्ट हो जाएगा पैसा। तो अगर कोई बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन लीज़ फाइनेंसिंग का इस्तेमाल करती है, एसेट को खरीदने के लिए दूसरा मेथड यूज़ करती है, तो ऐसे में उसे फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, यही मैंने समझाया था। फिर एक आता है कोलैबोरेशन। अगर कोई बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन आपस में मिल के काम करती है,
कि तू यहाँ पे एक टावर लगा ले, एक टावर मैं यहाँ लगा लूंगा एक। तो ऐसे में उनको ज्यादा टावर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर कोई टावर एक दूसरे की मदद कर देगा और उससे कोलैबोरेशन हो जाएगा। इसी को कोलैबोरेशन कहते हैं, जैसे एटीएम का एग्जांपल मैंने आपको दिया था। तो ये थे स्टूडेंट्स वो फैक्टर्स जो हमारे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं। किसी बच्चे को इनमें से कोई डाउट है तो बताइए पहले। वेट कर रहा हूँ बेटा, किसी को है डाउट? नो सर। ठीक है, तो अब आखिरी टॉपिक आ रहा है हमारा वर्किंग कैपिटल। देखो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि वर्किंग कैपिटल होता क्या है। वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल का वो हिस्सा है जो हमें कम समय के लिए जरूरत पड़ती है या करंट एसेट्स के लिए जरूरत पड़ती है। जैसे रॉ मटेरियल खरीदना है ना, कोई बिल्डिंग बन रही है तो वर्क इन प्रोग्रेस, कोई फिनिश्ड गुड्स को कन्वर्ट करना है, बिल रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, कैश रिक्वायरमेंट, डे टू डे एक्टिविटी के लिए जो हम सैलरी वगैरह देते हैं, वेजेस देते हैं, रेंट देते हैं, ये हमारे सब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में आते हैं। ठीक है, तो हम यही पढ़ेंगे कि वर्किंग कैपिटल जो है ये ना तो ज्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। दोनों सिचुएशन बिजनेस के लिए बहुत खतरनाक हो सकती हैं। अगर आप किसी बिजनेस के अंदर वर्किंग कैपिटल कम रखोगे तब भी खतरा है, ज्यादा रख दोगे तो भी बिना मतलब में वेस्टेज होगा। और आपको वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला पता ही है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। इसको ध्यान से सोचना कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वाकई में हमारे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को अफेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो है नेचर ऑफ बिजनेस, जो मैंने पहले आपको बताया। पर हाँ, एक बार आपने कहा ना कि अगर ज्यादा हो गए वर्किंग कैपिटल या फिर कम होंगे तो नुकसान रहेगा, कैसे रहेगा ये बता दो। देखो अब जैसे मैं एक सिंपल भाषा में बता दूं कि जैसे मान लो आपने एक मॉल है या एक आपकी एक छोटी सी बिजनेस है, चलो आपने बहुत सारा स्टॉक ला के रख दिया इकट्ठा करके और वो सामान बिक नहीं रहा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि टेक्नोलॉजी बदल जाए और आपका वो सामान कभी बिके ही ना। तो अगर आप ज्यादा स्टॉक लेके रखोगे इकट्ठा करके तो ऐसे में भी आपके बिजनेस को नुकसान है। और अगर आपके पास स्टॉक नहीं होगा और कस्टमर आ गए खरीदने के लिए सामान, तो आप बोलोगे अच्छा ठीक है मैं 2-3 दिन में खरीद के ले आऊंगी, तो वो आपसे सामान ही नहीं खरीदेंगे, कहीं और जाके खरीद लेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एकदम बैलेंस होना चाहिए। ज्यादा होगा तो भी रिस्क है और कम होगा तो भी रिस्क है बिजनेस के लिए। ठीक है, यस सर। अब हम पढ़ रहे थे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बिजनेस कैपिटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। देखिए बिजनेस किस तरह की है ये भी बहुत इफेक्ट करता है। ठीक है, अगर मान लो अगर आपकी जो बिजनेस है अगर वो बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं रखती है, ठीक है, फिनिश्ड गुड्स के स्टॉक ज्यादा नहीं रख सकती है एंड सेल्स ऑन कैश बेसिस, और वो कैश बेसिस पे सेल करती है, तो कम वर्किंग कैपिटल से काम चल जाएगा। जैसे मान लो आप कोई सामान उधार नहीं बेचते, मान के चलो कि एक दुकान है, एक दुकान वाला है वो ज्यादा अपना सामान ना कैश में बेचता है, तो जब वो सामान अपना बेचेगा तो उसे कैश मिल जाएगा, उसी कैश से नया सामान खरीद के ले आएगा और दोबारा बेचेगा, फिर पैसा कमाएगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो क्या उसको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी रखने की? नहीं, आंसर है नहीं, क्योंकि वो उसको बेच के और फिर उसके पास जो पैसा आएगा उससे नया सामान खरीद लेगा। तो बहुत ज्यादा कैश उसको अपने रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपकी बिजनेस किस नेचर की है? अगर आप उधार ज्यादा चलाते हो तो ऐसे में आपको बहुत ज्यादा स्टॉक रखना पड़ेगा, आपको बहुत पैसा आपका फंस जाएगा, क्योंकि जो लोग सामान खरीदेंगे आपको तुरंत पैसा देंगे नहीं और आपको नया स्टॉक भी खरीद के लाना पड़ेगा। तो आपके लिए ऐसे में आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आपको बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, क्योंकि वर्किंग कैपिटल में कैश भी आता है, स्टॉक भी आता है। तो ऐसे समय में आपको बहुत ज्यादा स्टॉक चाहिए होगा। ठीक है क्लास। यस सर। इसी तरह से स्केल ऑफ ऑपरेशन। देखो जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना उनको वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखना पड़ता है। जैसे एक सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये बहुत बड़ा, देखो ये बहुत बड़ा जो है हमारा दुकान है स्टेशनरी, ये इसकी सामान बेचने की, तो देख रहे हो कितना सारा सामान इकट्ठा करके रखा हुआ है। हर एक प्रोडक्ट आपको लार्ज क्वांटिटी में रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको स्टॉक बहुत ज्यादा इकट्ठा करके रखना पड़ेगा और स्टॉक को हम लोग वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो अगर आपकी बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ी है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, और अगर आपकी दुकान बहुत छोटी है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा नहीं चाहिए। इज इट क्लियर? यस सर। फिर नेक्स्ट आता है बेटा बिजनेस साइकिल।
देखो बिजनेस साइकिल, अगर आपकी बिजनेस साइकिल पहले आपको समझना होगा कि जब कोई सामान आप बनाते हो तो उस सामान को बनाने के बाद जब तक वो कस्टमर तक नहीं चल जाता, तब तक वो आप ही के पास पड़ा रहता है। तो इसी को हम बिजनेस साइकिल कहते हैं। तो जब बूम पीरियड होता है, मतलब ऐसी सिचुएशन होती है कि जहाँ पे प्रोडक्शन और सेल्स दोनों ही बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसको हम बूम पीरियड कहते हैं। तो ऐसे समय पे वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि आपको बहुत जल्दी-जल्दी प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा, बहुत जल्दी-जल्दी सेल्स भी होता रहेगा। तो आपको ह्यूज वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर बिज़नेस में डिप्रेशन है, कोई सामान खरीदने के लिए तैयार नहीं है, तो आपको बहुत कम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको बड़े सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो कि बूम पीरियड में आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, और डिप्रेशन है कम बिज़नेस के अंदर, कंट्री के अंदर, तो आपको कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है? फिर एक और आता है, सबसे ईज़ी है ये, सीज़नल फैक्टर्स। देखो सीज़नल फैक्टर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मान लो आपने देखा होगा कई फ्रूट्स जो हैं सीज़नल होते हैं, जैसे मैंगो है, तो साल में एक ही बार मैंगो आता है ना? तो ऐसे में क्या है कि अगर आप सीज़नल बिज़नेस करते हैं, तो आपको जो पर्टिकुलर सीज़न होगा उसमें आपको अपना मटेरियल बहुत ज़्यादा इकट्ठा करके रखना पड़ेगा। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि आगे चल के उसका आगे चल के वो अवेलेबल नहीं होगा मार्केट में। तो आपको बहुत सारा सामान इकट्ठा करके रखना पड़ेगा। जैसे मान लो आम का अचार है, तो अगर कोई पिकल्स बनाने वाली कंपनी है, तो आम का अचार जब आम का सीज़न होगा तो वो बहुत ज़्यादा तादाद में आम का अचार बना के और मार्केट में सेल करेगी। तो ऐसे में उसको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि पैसा तो उसे तुरंत मिलेगा नहीं, क्योंकि उसे तो साल भर में सेल करना है। तो इसीलिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उसको बहुत रखना पड़ेगा, स्टॉक बहुत ज़्यादा तादाद में रखना पड़ेगा और धीरे-धीरे करके पूरे साल बेचना पड़ेगा जब तक अगला सीज़न नहीं आ जाता है। तो अगर सीज़नल फैक्टर्स हैं तो ये बहुत अफ़ेक्ट करते हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट को। आ गया समझ में? यस सर। क्लास ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन साइकिल। ठीक है, देखो यहाँ पे एक बार ये डायग्राम में देखो ज़रा। लॉन्गर द पीरियड ऑफ मैन्युफैक्चर, लार्ज द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। अब जैसे आप देखो यहाँ पे सपोज़ करो कोई सामान यहाँ पे है स्टोर में, तो फिर हमने क्या किया, इसको यहाँ से ले जाके ट्रांसपोर्टेशन किया, फिर उसे प्रोड्यूस किया, फिर उसका इंस्पेक्शन किया, फिर बनाया, फिर पैकेजिंग किया, फिर बेचा। तो जिस दिन से हमने उसको यूज़ करना शुरू किया और जिस दिन तक हमने बेचा है, इसके जो बीच का जो समय है, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन साइकिल, क्योंकि ये सामान अभी प्रोसेस में है, बन रहा है, अभी बेचा नहीं गया है। तो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन साइकिल होगा कोई सामान को मैन्युफैक्चर करने का, उतना ही ज़्यादा हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, जैसे मान लो एक कार को बनने में 1 महीना लगता है, मान के चलो कि एक कार को बनने में 1 महीना लगता है, तो हमें अगर 1 लाख कार बनानी है, तो हमें बहुत सारा महीना वेस्ट करना पड़ेगा और बहुत बीच में हम बेच नहीं पाएँगे, क्योंकि हमें बनाने में बहुत समय लगेगा कार को। तो कार को जिस दिन से हमने बनाना शुरू किया और जिस दिन वो बन के तैयार हुई और मार्केट में बिकी, उस दिन तक के जो टाइम पीरियड होता है उसको हम प्रोडक्शन साइकिल बोलते हैं। तो जितना प्रोडक्शन साइकिल बिज़नेस का ज़्यादा होगा, उतना ही आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए होगी, और जितना ही प्रोडक्शन साइकिल कम होगा, उतना ही आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम चाहिए होगी। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो बिज़नेस को अफ़ेक्ट करता है, बिज़नेस को कैपिटल स्ट्रक्चर, वो कैपिटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को चुनने में। ठीक है? पूछना है कुछ? नो सर। ठीक है, अब एक आता है क्रेडिट अलाउड। ये मैं वैसे सही बताऊँ तो आपको पहले भी समझा चुका हूँ इसमें, कि अगर आपने क्रेडिट पॉलिसी रखा है तो आपको आपके जो देनदार हैं वो ज़्यादा हो जाएँगे, और इससे ना आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि सामान खरीदते जाएँगे, पैसा आपको देंगे नहीं वो। तो आपको बहुत सारा स्टॉक, क्योंकि आपने जो बेच दिया उसका पैसा तो आपको मिला नहीं, ऊपर से आपको नया स्टॉक खरीद के लाना पड़ेगा बेचने के लिए, क्योंकि आप खाली दुकान तो रख नहीं सकते। तो ऐसे में जो आपने बेचा वो भी स्टॉक चाहिए, और जो आपने नहीं बेचा, जो इकट्ठा करके रखे हुए वो भी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा तादाद में आपको स्टॉक की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी को बोलते हैं कि अगर हम क्रेडिट अलाउ करना शुरू करेंगे, ज़्यादा क्रेडिट अलाउ करेंगे, तो हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है? यस। अच्छा, एक और है, देखो दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्रेडिट अवेल। क्रेडिट अवेल का मतलब है जब हम कोई सामान खरीदते